जैसे कि हमने उस हदीस में पढ़ा कि देखिए ना, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें पहले से ये हमारी माइंड मेकिंग कर दी है कि भाई जो पढ़ रहे हो, जो इल्म हासिल करो, अमल करो। असल चीज अमल है। ठीक है। किसी साहब ने एक बड़ा अच्छा सवाल किया कि क्या अहले इल्म और, एक मिनट, क्या इल्म रखने वाले और इल्म नहीं रखने वाले बराबर हो सकते हैं? क्या ख्याल है, उसका क्या जवाब होना चाहिए? क्या नहीं। इल्म रखने वाले और बगैर इल्म वाले बराबर हो सकते हैं? कोई और चैट में नहीं। बताना चाहे? नहीं। ज्यादातर लोगों ने उस टाइम ही नहीं कहा। अच्छा, जो ये कहते हैं हो सकते हैं, इसकी एक वजाहत देते हैं कैसे हो सकता है। सर इस तरीके से हो सकते हैं कि उनके पास इल्म तो है लेकिन अमल नहीं हो, अगर उसमें तो वो बराबर। सही है। तो मैंने इसको इस तरीके से कहा, जब बात आपकी भी काफी हद तक सही है, मैंने इसको इस तरीके से कहा, देखिए एक आलिम होता है ना, वो अगर बाअमल नहीं भी है ना, तब भी उसका दर्जा फजीलत आती है कि इल्म की वजह से उसकी फजीलत है। ठीक है, क्योंकि वो दूसरों की रहनुमाई भी कर रहा होता है ना। तो सिर्फ अमल कर, अगर नहीं भी कर रहा लेकिन दूसरों की रहनुमाई कर रहा है, तो भी वो लोगों वो एक जाहिल के बराबर नहीं हो सकता, गैर आलिम के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि वो उसके इल्म से नफा हो रहा है। मैंने इसको इस तरह कहा कि हो सकते हैं अगर वो अहले इल्म अपने इल्म से किसी भी तरह का नफा ना उठाए, अगर वो अहले इल्म अपने इल्म से किसी भी तरह का नफा ना उठाए ना, फिर हो सकता है। यानी इस पर तो पकड़ हो जाएगी ना, अगर एक आलिम है और वो इल्म रख के बैठा हुआ है और लोग उसके पास आते हैं, उसके सामने गलत कर रहे हैं, और उसके सामने बहुत कुछ गलत हो रहा है, और वो लोगों को गाइड नहीं कर रहा, मीन्स नफा नहीं उठा रहा, तो समझ रहे। तो बहरहाल, तो हमें जो है, जो भी इल्म हमारे पास आ रहा है, हमें लाजमी कोशिश करनी है कि हम उनसे उससे नफा उठाए। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर कर दूं मैं? रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी, ओके। चलिए, हम इस हदीस तक पहुंचे थे। सॉरी, हदीस नहीं, यानी कि हमें ये चीजें तर्क करने की जरूरत है। ठीक है। सर क्या प्लीज वो पिछले वाला स्लाइड को हम दोबारा रिपीट कर सकते हैं, जिसमें कब कहाँ कौन क्या। हाँ, ये 6 बातें थी। नॉर्मली ये होता है कि टाइम मैनेजमेंट में हमें ये देखना होता है कि मैं कब कौन सा काम परफॉर्म करने जा रहा हूँ ना। तो उसमें 3-4 जुज और होते हैं कि मैं वो काम कब करूंगा। ये तो टाइम मैनेजमेंट का आ गया ना, मैं करूंगा, सारी बातें मैं कर रहा हूँ या मेरा कोई साथी कर रहा है, व्हाट्सएवर। ठीक है। कहाँ करेगा, ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। और कैसे, क्यों और क्या करेगा। ठीक है। ये 6 चीजें होती हैं, 6 काफ कहलाते हैं। तो लेकिन इसमें अगेन टाइम मैनेजमेंट का जो पार्ट है ना, वो है कब करेगा। ठीक है, टाइम, क्योंकि टाइम के हिसाब से हमें देखना होगा। ठीक है। चले। अच्छा, ये मैंने कुछ बातें बताई। ये अहले इल्म जो होते हैं ना, वो बात जहन में रखें आप कि अहले इल्म इन चीजों से बहुत हद तक बचते हैं, कि काहली ना हो, सुस्ती ना हो, सुबह उठते हैं, फ्रेश उठते हैं माशाल्लाह, और पूरा दिन प्रोडक्टिव गुजारते हैं। हसद कीने जैसे, ये हसद कीना तो नेक्स्ट लेवल है। ये स्टार्टिंग होती है गुस्से से। ये इंशाल्लाह हम इमोशनल इंटेलिजेंस में बात पढ़ेंगे कि जितनी दिल की अमराज है, इसका ताल्लुक कहीं ना कहीं गुस्से से होता है। गुस्से के बाद नफरत होती है, नफरत के बाद हसद होता है, कीना होता है, समझना। चिड़चिड़ापन नहीं होता उनमें, क्यों? क्योंकि वो अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से अपने आप को बड़े अच्छे ट्रैक पर लेके चल रहे होते हैं। उनके अंदर ये चिड़चिड़ापन नहीं होता, वो अपनी लाइफ को बहुत पॉजिटिव देखते हैं। और यही वो सिफत है कि इंसान जब खुश रहना शुरू करता है ना, तो अल्लाह ताला फिर लोगों को उससे जोड़ते भी हैं, और वो फिर बड़े एक काम पे लग जाता है। खुश रहना सीखें। यानी आप अलैहिस्सलाम को उम्मत का किस कदर गम था। हम हदीस पे पढ़ते हैं ना कि आप अलैहिस्सलाम रातों में उठ के उम्मत के लिए रोते थे, और ऐसा रोते थे कि दाढ़ी मुबारक तर हो जाया करती थी आंसू से। लेकिन अजीब बात मैं आपको बताऊं कि सुबह के बाद, यानी पूरे दिन में जो है, आप अलैहिस्सलाम पर अक्सर जो है उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी। जब मजमे में होते थे तो चेहरे पे मुस्कुराहट होती थी। ये नहीं कि हर वक्त कोई यानी हर वक्त परेशान रहते थे, ऐसा नहीं था। जाहिर है, सवालात के जवाबात भी दे रहे हैं, थोड़ा बहुत हंसी मजाक, सहाबा के साथ हंसी मजाक क्या करते थे आपने सल्लल्लाहु। ये तो गलत थोड़ी है, अल्लाह ना करे हम कहें कि नहीं जी, ये तो बिल्कुल सीरियस रहना सिखाता है। एक खातून मुझसे काउंसलिंग करवा रही थी, तो उनकी बेटी की शादी का मसला था। तो तफसीली उनसे बात चली थी, अचानक से उन्होंने एक बात बोली, वो मेरे जहन में बिल्कुल एकदम फिक्स। कहने लगी, हम तो दीनदार लोग हैं ना, आपको पता है दीनदार लोग तो वो होते हैं क्या,
क्या उन्होंने कहा कि सीरियस होते हैं, सीरियस बोला है, पता नहीं गुस्से का लफ्ज बोला, क्या लफ्ज बोला, मैंने कहा ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है कि दीनदार लोग हर वक्त सीरियस रहे या गुस्से में रहे। पता नहीं ऐसे कोई इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया। भाई मैंने तो अपने, हमारे उस्ताद मोहतरम है, अल्लाह उनको जज़ाय खैर दे, उनके चेहरे पे हर वक्त मुस्कुराहट होती है, और इतना हमसे हंसी मजाक किया करते थे, सही बुखारी पढ़ाते हुए हंसी मजाक करते थे। जरा सोचें कितनी बड़ी किताब है। वो तो नहीं, हम मौलाना सत्तार साहब हैं माशाल्लाह बैदुसलाम के, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होती थी जब वो पढ़ाते थे हमें। बहुत सारी बातें जो मैं आपको कोट कर रहा हूँ उन्हीं की सिखाई। खुश रहना और चेहरे पे मुस्कुराहट होना, ये भी आप सलाम की सुन्नत मुबारक है, हमने इसको बड़ा वो कर दिया, ठीक है ना। वरना जितना गम आप सलाम का था, तो फिर उसके बावजूद ऐसी जबरदस्त जिंदगी गुजारी, हंसी मजाक भी हो रहा है। और अच्छा, फजूल गुफ्तगू, वेस्ट ऑफ टाइम। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जो अभी हम कम्युनिकेशन स्किल्स में बात पढ़ेंगे, सम टाइम आप माहौल से जुड़ते हैं, ऐसे माहौल से जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, ठीक है। वो माहौल इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि आपने बोला यार दोस्त यार जा रहे हैं, गैदरिंग है, वहां पे सब मिल बैठेंगे, आपको पता है वहां पे गॉसिप्स चलेंगे और ये, लेकिन वो जब आप अपने विजन के लिए वहां पहुंचते हैं ना, तो वो आपके लिए वो महफिल भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो फजूल गुफ्तगू से मुराद ही कि आप फजूल गुफ्तगू ना करें। मैं अपने दोस्तों में वाहिद आलिम हूँ। अब जो स्कूल के दोस्त मैं आपको बता रहा था, वो उनकी गैदरिंग होती है तो वो उसमें तो सिगरेटें भी चल रही हैं और सब उनकी तफरियाँ चल रही हैं, मूवीज की बातें भी हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस बात का ख्याल करते हैं यार वकास भी मौजूद है, थोड़ा ख्याल करो, ज्यादा ओवर नहीं होते। और जहां फिर नंबर घूम कर मेरे ऊपर आता है तो मैं कुछ ऐसी बात कर देता हूँ, तो उससे जो है ना, कहीं ना कहीं उनकी जहन साजी होती है, इससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। तो गैदरिंग्स में जाके खुद गुफ्तगू ना करें ऐसी फजूल गुफ्तगू, लेकिन समटाइम ऐसी गैदरिंग में जाना पड़ता है। फौरी रद्द-ए-अमल रिएक्शन को कहते हैं, नहीं देना चाहिए। झगड़े बिल्कुल ना करें। जो जो शख्स आपसे झगड़ा करेगा वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, ये बात ध्यान में रखें। आपका टाइम कीमती है, लोगों ने अपने वक्त को बर्बाद किया हुआ है। अभी गर्मी का मौसम है ना, आपको जगह जगह लड़ाई करते हुए लोग दिखेंगे, वो रक्शे वाले एकदम से सामने आ जाते हैं, फिर उनको कुछ बोलो तो ऐसे भरे हुए होते हैं, बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। और यही हाल है हर किसी का बस, ठीक है। उजुब में ना आए, बहुत अहम बात, अपने आप को बड़ा ना समझे भाई। अल्लाह ताला की तौफीक से हर काम हो रहा है, ये बार बार खुद को एहसास दिलाना, जहां कोई मुंह पे तारीफ कर दे, माशाल्लाह माशाल्लाह आप तो बड़ा अच्छा काम, फौरन बोले अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की तौफीक से, ठीक है। अपने वक्त को जाया ना करें, चलें। अच्छा, अब यहाँ पे एक ये बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि स्ट्रेस की एक बुनियादी वजह बेड टाइम मैनेजमेंट भी होता है, वो मैंने आपको ऊपर बता भी दिया है वैसे ये बात, ठीक है। कि जब आपकी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती है ना, उसकी एक वजह स्ट्रेस भी होता है। और ये बड़ी अच्छी इन्होंने यहाँ बात लिखी हुई है कि अच्छी टाइम मैनेजमेंट होगी ना तो वो आपको इंशाल्लाह सक्सेसफुल कर देगी। कुछ लोग कहते हैं यार मैं हम कामयाब हो जाए फिर टाइम मैनेजमेंट अच्छी कर लेंगे, गलत सवाल है। यानी मिसाल के तौर पे कोई शख्स ये बोले कि मेरे पास इतना पैसा आ जाए, मेरे पास ये हो जाए वो हो जाए, एक पोजीशन बन जाए, फिर मैं अपनी टाइम रूटीन से ही कर लूंगा, फिर मैं उस टाइम रनिंग भी शुरू कर दूंगा, फिर मैं डाइट प्लान भी बना लूंगा, ये कर नहीं, गलत बात। आप आज से अपनी टाइम मैनेजमेंट अच्छी करें। मैंने एक दफा, बल्कि मेरे पेज पे अभी भी वो जिन साहब ने कमेंट किया था ना वो डला हुआ ही होगा, पिछले टाइम जब मैंने ये कोर्स करवाना शुरू, यानी पोस्ट बना के अपने पेज पे डाली ना, तो एक साहब ने मुझ पर तंज किया कि जो साहब ये पढ़ा रहे हैं उन्होंने भी आज तक कोई बड़ा काम किया है। तो मेरे दिल में आया कि मैं इन साहब से बोलूं, खैर बोलने का फायदा नहीं था, उनका मकसद तंज करना ही था। जरूरी नहीं होता कि आप दुनिया की नजर में बड़े बन जाएं तभी आपका काम बड़ा हो, यह बात ध्यान में रखिएगा। और जो लोग ये ख्वाहिश दिल में लिए घूमते हैं ना कि लोग मुझे बड़ा कहेंगे, नहीं कहते लोग बड़ा, लोगों को कोई गर्ज नहीं है कि आप क्या बड़ा काम करें क्या नहीं। अल्लाह ताला अगर आपसे राजी हो गए तो अल्लाह ताला उनके दिल में डाल देंगे कि वाकई आप बड़ा काम करें। अदरवाइज लोग आपको क्या समझते हैं, क्या चाहते हैं, मतलब आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इसको भूल जाए। आप अल्लाह को राजी करने में लगे बस, और ये ख्वाहिश दिल में रखें। और ये 100% बात है कि जब इंसान कंफर्ट जोन से निकलता है ना, ठीक है, तो अक्सर लोग जो है ना वो तनकीद भी करते हैं, साथ नहीं देते, अपनी दिमाग से चीजों को लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के इश्यूज होते हैं। अच्छा, चले आपसे सवाल, डूइंग द थिंग्स राइट, बहुत सुना होगा हमने ये, और डूइंग द राइट थिंग्स, आपके ख्याल में क्या चीज करनी चाहिए, क्या चीज बेहतर है। मैं इसका इसका जो है ना वो कर देता हूँ, तर्जुमा मैं थोड़े से यानी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। डूइंग द थिंग्स राइट, चीजों को सही करना, डूइंग द राइट थिंग्स, सही चीजों को करना। इसमें
क्या चीज आपकी नजर में बेहतर है? चैट में लिख दे, फर्स्ट या सेकंड करके। आप लोगों की पार्टिसिपेशन चाहिए इसमें। जी। टू डूइंग द राइट थिंग्स, अच्छा। चले, सेकंड। अच्छा, आप हजरात कह रहे हैं, ठीक है, सही। और बाकी बाकी नहीं कहेंगे, डूइंग द राइट थिंग्स। तो डूइंग द थिंग्स राइट में क्या प्रॉब्लम है? उसमें क्या प्रॉब्लम है? चीजों को सही तरह करना है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ऑडियो पे भी बता सकते हैं। किसी के जहन में कोई बात आ रही है, डूइंग द थिंग्स राइट में क्या प्रॉब्लम है? चीजों को अच्छी तरह करना। कितने साथी हैं हमारे? 6 हैं माशाअल्लाह। जी। किसी के जहन में कोई बात आ रही है? इसमें एक पॉइंट जो मेरे ध्यान में आता है वो ये कि डूइंग द थिंग्स राइट मीन्स के कुछ भी हो वो सही करना, यानी कि उसमें उस काम का सही होना या गलत होना जो है वो मैटर नहीं करता। और दूसरे पार्ट में जो है वो सिर्फ सही चीज को मैं जो एज्यूम कर रहा हूँ वो ये कि सिर्फ सही चीजों को पिक करना। अच्छा, करीब करीब आपने सही जवाब दिया वैसे तो। किसी और के जहन में कोई बात? अच्छा, मुबशीर साहब कह रहे हैं क्वालिटी के साथ करना ज्यादा बेस्ट। क्वालिटी के साथ तो फिर ऊपर वाला जुमला सही हुआ ना, डूइंग द थिंग्स राइट, अच्छी तरीके से करना। और उसके ऊपर मुजफ्फर साहब ने लिखा है, अच्छा इन्होंने क्या लिखा था, कभी होगी ठीक कभी नहीं। सर डूइंग द थिंग्स राइट वो ऑलरेडी सही चल रहे हैं, बट अगर हम डूइंग द राइट थिंग्स पे काम करेंगे तो हम लीडर बनेंगे, जिस तरह हमारा विजन है। अच्छा, देखिए मैं फर्क बता देता हूँ। वैसे ये दोनों जुमले अपनी जगह सही हैं, ठीक है। डूइंग द राइट थिंग्स का मतलब, डूइंग द थिंग्स राइट का मतलब होता है कि काम को निखार के अच्छी तरीके से करना, इफेक्टिवनेस, ठीक है। एंड डूइंग द थिंग्स राइट, कामों को अच्छी तरीके से करना है। डूइंग द राइट थिंग्स, सही कामों को करना है। दोनों जुमले सही हैं। लेकिन सम टाइम क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट के एतबार से अगर हम देखें ना, तो पहला जुमला गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि चीजों को हम, कुछ चीजों को जो गैर जरूरी होती हैं, हम इतना ज्यादा उसको निखार के करने की कोशिश करते हैं कि उसका फायदा नहीं होता। आप समझ रहे हैं? इस वजह से इसका आप लोगों ने तकरीबन सही कहा कि पहला जुमला वो जनरली तो उसमें कोई वो गलत बात नहीं है कि अच्छी तरीके से निकाल के करना। मैं कोई भी काम कर रहा हूँ अच्छी तरीके से करूँ, ये मेरी भी आदत है बाय द वे, कि मैं हर काम अच्छे तरीके से करना चाहता हूँ। मेरे एक दो दोस्त कहते हैं भाई हर चीज में परफेक्शन नहीं चाहिए होती, कुछ चीजों को काम चलाओ करना होता है। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे पसंद है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ चीजें अगर गैर जरूरी है तो भाई आपने क्यों निखार के करना है उसको? आप उस पर क्यों इतना टाइम लगा रहे हो, राइट? तो इस चीज का ख्याल हमें करना चाहिए। ठीक हो गया, एक्सलेंस। एक्सलेंस इज द एनिमी ऑफ गुड, ये मैंने जुमला कभी सुना नहीं है, लेकिन और इससे क्या मुराद है? एक्सलेंस इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ गुड। किसी देखिए, एक्सेलेंस हासिल करना, अगर वो इस सेंस में है ना कि मैं अपनी फील्ड का एक्सेलेंस लेवल पे आ जाऊं, तो ये तो मतलूब है हर चीज में। भाई नमाज में भी ये मतलूब है। नमाज में एहसान का दर्जा बताया गया ना इबादत में, वो क्या है? एहसान का दर्जा जो हमें मतलूब है, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मैं देख रहा हूँ, ये एहसान का बेहतरीन दर्जा है। और इससे नीचे वाला एहसान का दर्जा क्या है कि अगर ये नहीं हो पा रहा तो अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं यहाँ, ये एक्सेलेंस है। ठीक है। अब वो एनिमी ऑफ द गुड वो किस तरह बन रहा है भारत? अच्छा चले, इन साहब ने बड़ी जबरदस्त बात बोली, ठीक है। वो ये कहा कि हम अपनी जिंदगी में गलत काम ये करते हैं कि हम कुछ ऐसे काम करते हैं जो बहुत अच्छे से हम करते हैं लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं होती, ठीक है। ब्रायन ट्रेसी ये है कोई है। तो इस वजह से, और ये बिल्कुल वैलिड बात है, इसी वजह से हमें ये पहले देखने की जरूरत है कि कौन सा काम कितनी अहमियत का हामिल है, आया उसको इतने अच्छे तरीके से करने की जरूरत है भी या नहीं। ठीक है, फर्क वाजे हो गया। अदरवाइज ऊपर वाला वर्ड भी सही है, नीचे वाला वर्ड भी सही।
अच्छा, ये किसी ने सुना है परेटो रूल? ये मैंने सप्लाई चेन में पढ़ा था बहुत पहले, और ये बड़ा जबरदस्त, वो यानी प्रोडक्ट के हवाले से पढ़ा था, लेकिन ये उसूल आपकी जिंदगी में भी वैलिड होता है। ठीक है, कैसे? सम टाइम ऐसा होता है, बल्कि सम टाइम नहीं कहना चाहिए, ये होता है लाइफ में कि आप कुछ लोगों पर थोड़ा सा काम करते हैं और वो आपका 80% साथ देने को तैयार हो जाते हैं, और सम टाइम आप कुछ लोगों पर बहुत ज्यादा एफर्ट करते हैं, यकीन करें 80%, और वो रिटर्न में 20% भी आपका साथ नहीं देते। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। ठीक है, और ये परेटो प्रिंसिपल जो है ये वैलिड है, हर जगह वैलिड है, कि आपका जो स्मॉलर नंबर ऑफ कॉज है ना 20%, वो रिस्पॉन्सिबल होता है लार्जर पार्ट ऑफ द एफर्ट इफेक्ट। यानी आप कॉज आपने चंद लोगों से बात करी, वो आपके साथ इतना ज्यादा वो करेंगे। मिसाल है, आपने 10 लोगों को दावत दी, मिसाल है, कम्युनिकेशन करिए और कहा कि भाई मेरा साथ दो, तो हो सकता है वो 10 के 10 तैयार हो जाए, लेकिन उसमें से 80% लोग जो होंगे ना, या 80% लोग कह लें, या 80% आपके एफर्ट कह लें, उससे उससे जो रिटर्न निकलेगा सिर्फ 20% निकलेगा। और कुछ लोग ऐसे आपको आपकी जिंदगी में मिलेंगे जो 20% आपका एफर्ट लगेगा उस पर, लेकिन वो आपके साथ जबरदस्त, यानी आपके साथ जुड़ के ना ठीक ठाक एफर्ट आपके साथ लगाएंगे। ठीक है, ये हमारे विजन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमें एक होप देता है। होप, होप इस तरह देता है कि बेसिकली आई एम लुकिंग फॉर द राइट पर्सन जो मेरे साथ मेरे विजन पे काम करे। अब वो जैसे मुझे मिल गया, वो 20% वाला बंदा है जो मुझे 80% देगा, जैसे मुझे मिल गया वो यकीन करे मेरे दस्ते बाजू बन जाएगा और मुझे कहीं से कहीं ले जाए मेरे विजन। ये बहुत अहम बात, समझ रहे? भाई देखे ना, आप सलाम ने सहाबा पर काम किया। ठीक है, सहाबा तो बहुत सारे थे ना, लेकिन कुछ बड़े खास थे, उन्होंने आगे बढ़ बढ़ के दीन को कहाँ से कहाँ ले गए ना। तो ये वो खास है, और कुछ ऐसे थे जो नॉर्मल लेवल के सहाबा, सहाबा तो खैर सारे खास हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब तमाम सहाबा की इज्जत करते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन लेकिन उनकी कंट्रीब्यूशन उस लेवल का नहीं था जो अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, उस्मान गनी, हजरत अली, इन हजरात का था रजी अल्लाह अन्हु। समझ रहे? तो सम टाइम आपके एफर्ट कुछ लोगों पे कम होते हैं, वो हाईली प्रोडक्टिव होते हैं आपके लिए, और सम टाइम आप बहुत एफर्ट करते हैं लेकिन उसका कोई इतना रिजल्ट नहीं आता। तो इसका मतलब क्या है, इससे इससे क्या चीज अखज होती है? इससे ये बात निकलती है कि आप हमेशा ये बात ध्यान में रखें, जब मैं एफर्ट कर रहा हूँ ना विजन के लिए, ठीक है, तो मेजोरिटी लोग आपको इतना अच्छा आपका साथ नहीं देंगे। ठीक है, मेजोरिटी। लेकिन जो कुछ आपके साथ साथ जुड़ेंगे ना इंशाल्लाह, वो आपको आपका 80% एफर्ट दे दे। ये इससे मामला अखस होता है। ठीक है, सही है। इसी तरह इन्होंने बड़ी जबरदस्त नीचे बात लिखी हुई है कि 80% ऑफ अ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय आइडेंटिफाई द करेक्ट 20% ऑफ द इशू। अगर हम सही मायनों में सोल्यूशन को निकाल लें ना, ढूंढ लें, ठीक है, तो समटाइम ये होता है कि वो जो जो प्रॉब्लम का जो मेजर पार्ट था ना, वो आराम से हल हो जाता है, 20% से ही हल हो जाता है। ठीक है, बहुत बेहतरीन उसूल है, इसको जहन में रखा करें, और ये हर जगह एप्लीकेबल है। ये आपकी टीम लीड में भी एप्लीकेबल है, ये आपका जो है प्रोफेशनल लाइफ में भी एप्लीकेबल है। यहाँ तक कि समटाइम कुछ लोग कहते हैं कि आपके कुछ एफर्ट्स आपकी लाइफ के ऐसे होते हैं जो बहुत समटाइम कम होते हैं, लेकिन उसका उसका जो रिटर्न होता है ना, या उसका जो इफेक्ट आता है वो बहुत बड़ा होता है। लाइफ का भी यही मामला होता है। ठीक है, कोई सवाल तो नहीं है इसके मुतालिक? चले प्लानिंग पे आ गए, बहुत इंपॉर्टेंट बात। प्लानिंग क्या है? ठीक है, मैं इसको इस तरह कहता हूँ कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का डिफरेंस है प्लानिंग। क्या ख्याल है, जुमला सही बोला मैंने? स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का डिफरेंस है प्लानिंग। हाँ ना तो कह दें हजरात, वैसे ही आपकी पार्टिसिपेशन में अभी बढ़ा दूंगा नेक्स्ट उसमें। देखिए होता क्या है, जब आप हार्ड वर्क कर रहे होते हैं ना, आप मुसलसल काम करते हैं, तो आपको प्लानिंग के लिए टाइम नहीं मिलता। और जब आप प्लानिंग के लिए टाइम निकाल लेते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आप सबसे पहली चीज यही सोचते हैं कि यार ये मैं जो काम कर रहा हूँ, आया मैं इसको कुछ बेहतर अंदाज में कर सकता हूँ कि मेरा टाइम सेव हो जाए, या मेरे एफर्ट सेव हो जाए, या मेरा जो है पैसे सेव हो जाए। ठीक है, इसको प्लानिंग कहते हैं। हाँ, कि फ्यूचर में आप सोचें कि मैंने ये काम करना है, तो मैं इसको कैसे करूँ, या कि इसको बेहतर कैसे कर सकता हूँ। ठीक है,
इन्होंने बड़ी अच्छी एक बात लिखी है, एक्शन विदाउट प्लानिंग इज द कॉज ऑफ एवरी फेलियर। क्योंकि हम समटाइम प्लानिंग नहीं करते, एक्शन कर ले लगे हुए होते हैं, तो अक्सर ये होता है कि ये जो है ना फेलियर की तरफ ले जाता है इंसान को। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने एक जगह से ये मैं सुन रहा था, एक बड़ा इदारा है, वो तो कहते हैं कि आपकी प्लानिंग जो है वो ना सिर्फ डेली होनी चाहिए बल्कि वीकली, मंथली, ईयरली भी प्लानिंग होनी चाहिए। वो इस हद तक प्लानिंग को इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है ना। और हर रोज आप, आई डोंट नो आप लोगों का ये रूटीन है या नहीं, लेकिन ये बहुत अहम चीज है। देखिए होता क्या प्लानिंग में, मैं आपको आसान सी बात बताऊं। आपका जो नेक्स्ट डे होता है ना, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मुतय्यन होती हैं, पहले से मुतय्यन होती है, और वो आपके रूटीन का हिस्सा होती है। उसके लिए प्लानिंग नहीं करनी होती। भाई मैंने फजर फजर की नमाज पढ़नी है, जाहिर है पढ़नी है। मैंने फजर की नमाज के बाद, यानी मैं अपना बता रहा हूँ आपको कि वहां पे मैंने इशराक तक बैठना है, रूटीन की बात है। फिर मैंने रनिंग के लिए जाना है, रूटीन की बात। वापस आना है, नाश्ता करना है, घर वालों को स्कूल ड्रॉप करके दर्स के लिए जाना है, रूटीन की बात है। ये मेरा रूटीन है, इसके लिए प्लानिंग नहीं चाहिए होती। प्लानिंग आपकी दो या तीन चीजें पूरे दिन में खास होती हैं, बस उसकी प्लानिंग चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, कल मुझे पता था कि आज मेरी क्लास है, ये इंपॉर्टेंट है, ये रूटीन की बात नहीं है, क्योंकि हफ्ते में 2 दिन आ रही है ना, तो इसकी तैयारी करनी थी, नंबर वन। नंबर टू, एक मेरी बहुत, यानी मैं, शायद मैंने आपसे शेयर किया होगा, मैं इमिग्रेशन का काम भी करता हूँ, तो एक फाइल में कुछ एरर आए हुए थे, वो मुझे करना था, ये मेरे लिए सेकंड इंपॉर्टेंट चीज। स्कूल में एक प्रॉब्लम हुआ, टीचर ने अचानक रिजाइन कर दिया है और वो छोड़ गई है, ये हमारे मेरे लिए इंपॉर्टेंट। ये वो चीजें होती हैं जो अचानक आती हैं और आपको करना होता है, और आपके नेक्स्ट डे का टारगेट होता है कि मुझे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। सिर्फ उसकी प्लानिंग होती है, सिर्फ उसकी प्लानिंग। रूटीन के काम तो चल रहे हैं ना आपको बताओ, शेड्यूलिंग है, टाइम मैनेजमेंट का वैसे वो हिस्सा बन जाते हैं। नमाज तो पढ़नी है, नमाज के लिए कोई वो आपको प्लानिंग या शेड्यूलिंग करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब सवाल ये आता है, तो फिर ये हम वीकली प्लान कैसे करेंगे, मंथली प्लान कैसे करेंगे? देखिए होता क्या है, बहुत सारे काम हम अपने विजन के लिए प्लान कर रहे होते हैं, यहाँ पर ये मुराद होती है। कुछ चीजों के प्लान हमने नेक्स्ट डे किया, हमारे टारगेट से। कुछ चीजें ऐसे हम प्लान करते हैं जो मैंने सोचा होता है कि मैं वीकेंड पे दोस्तों से मिलूंगा, मैं उनको उनके साथ विजन डिस्कस करूंगा। मंथ के अंदर अंदर मैंने इतने लोगों के से बात करनी है, इतने लोगों को अपने विजन पे लेके आना है, इतने लोगों को मैंने फंड रेजिंग पे लाना है, इतने लोगों से मैंने मिलके जो है सीरत की बात करनी है, व्हाट्सएवर जो भी आपका प्लान है, खत्म नबूवत का काम कर रहे हैं या जो भी एक्सवाइजेड जो भी काम कर रहे हैं, उसमें ये चीज जहन में रखें कि आपका ये मंथली प्लान होना चाहिए, जिसको हम लॉन्ग टर्म गोल्स भी कहते हैं, ठीक है, और ये प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। तो कोशिश ये करें। अच्छा, फिर इसी बुनियाद पर आपको 6 महीने का प्लान भी आपके सामने आ जाएगा, और आप थोड़ा सा एफर्ट करेंगे तो आपके सामने पूरे साल का प्लान आ सकता है, ठीक है। अलबत्ता वो जो मैंने शॉर्ट टर्म प्लानिंग का है ना, जो हम रात में करते हैं और नेक्स्ट डे की होती है, उसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो अर्जेंट आ जाती हैं, ठीक है, तो वो हमें ऑब्वियसली उसको प्लान करना होगा। यहाँ तो बात क्लियर है। ठीक है। अच्छा, प्लानिंग में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे मैंने एक मिसाल दी आपको, एक मीटिंग आ गई, एक जो है क्लास आ गई, एक स्कूल में प्रॉब्लम आ गया, अब ये सारे जो है ना, ये मैंने वो करना होता है, इसको एलोकेट करना होता है। जिस तरह एक ये प्लान बनता है ना, घर का प्लान बनता है कि अच्छा ये चीज जैसे ये घर का जो नक्शा नक्शा होता है, वो ये बताता है कि मैंने किस लोकेशन पे क्या चीज करना है। इसी तरीके से ये हमारी जो टाइम मैनेजमेंट की प्लानिंग होती है ना, वो ये होती है कि मैंने किस टाइम कहाँ पर क्या काम परफॉर्म करना है, ये मेरी प्लानिंग होती है, ठीक है। ये एक मेथड है जो इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, मुझे बड़ा अच्छा लगा था, मैंने यहाँ पे इसको वो कर लिया। आप मतलब हम असल में ना, ये हमारे बड़े हजरात भी कहा करते थे कि पेपर पे लिख लिख के लोगों को जो है ना चीजों को वो करना चाहिए, प्लान करना चाहिए, और स्टेप लिखने चाहिए, ठीक है। तो ये एक इन्होंने एक प्रोसीजर बताया है, 7 स्टेप मेथड फॉर क्लैरिफाइंग आपको क्या चाहिए, यानी प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या लिखना चाह रहे हैं, उसको लिखें। फिर उसकी डेडलाइन तय करें कि आपका प्लान, जैसे मैंने आपको बताया कल का मेरा ये प्लान था, इस टाइम मैंने ये करना था। अ, अ, अगर कोई सर्टेन गोल है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो लिख लें। टेक एक्शन ऑन योर प्लान इमीडिएटली, फिर उस पर आप अच्छा ऑर्गेनाइज लिस्ट इनटू अ प्लान, प्लान बना लें पूरा, वो जो आपने शेड्यूलिंग, यानी आपने जो चीज़ें रिक्वायरमेंट लिखी हैं उसका एक प्लान बना लें, उस पर एक्शन करें, एक्शन लें, और फिर उसके बाद जो है बस उस पर अमल कर दें, ठीक है। ये
नॉर्मल सा एक प्रोसीजर है। इससे फायदा ये होता है कि समटाइम हम चीजों को प्लान तो करते हैं लेकिन वो वर्बली कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता कि उस चीज को करना कैसे। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया कि मैंने ये क्लास पढ़ानी थी ना, तो अब मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या था कि मैं एक रिमाइंडर आपको भेजूं, नंबर वन। नंबर टू, मैं मुताला करूं। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं हर दफा मुताला करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ उसमें नई चीज ऐड करूँ, तो मैंने कुछ इजाफी चीज ऐड करी, पिछली दफा नहीं थी, ठीक है, वो करा और इसकी प्रॉपर तैयारी करी। तो ये 3-4 स्टेप मैंने बना के अब फिर मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी क्लास चल रही है, ठीक है। टू डू लिस्ट बनानी चाहिए। अच्छा, टू डू लिस्ट ये और जो मैंने आपसे पहले बात की थी कि वो तो सिर्फ 3-4 काम होते हैं जो करने होते हैं, तो इसमें क्या फर्क है दोनों में? कोई फर्क बता सकता है? अच्छा, हमारी जो क्लास है ना, अ, हमारी क्लास हमें रीजॉइन करनी पड़ेगी बिकॉज अभी अच्छी खासी स्लाइड्स रहती हैं और बहुत आखिर में ना एक प्रैक्टिस है बहुत अहम, वो भी हमने करनी है। चलिए इस पे मशवरा करते हैं क्या करना चाहिए। फिलहाल तो ये बताइए कि टू डू लिस्ट और इसमें क्या फर्क? ऑलमोस्ट सेम। अच्छा, ओके। ओके, चलिए देखिए, एक बात ध्यान में रखें। आप कह सकते हैं कि ये एक ही चीज है, लेकिन टू डू लिस्ट में हम अक्सर वो काम भी लिख देते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। इस बात को तो मानते हैं। इसको इस मिसाल को देखें। शॉपिंग पर जाना है, अंकल को विजिट करना है, एक्सरसाइज करनी है, प्रिपेयरिंग मार्केटिंग प्रोजेक्ट वो करना है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्टडी करनी है, कॉल माय फ्रेंड्स, डूइंग वर्क। डू यू थिंक कि ये सारे काम इंपॉर्टेंट है? ऐसा नहीं होता, ठीक है। टू डू लिस्ट का मतलब ये है कि ये सारे काम इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये सब करने हैं, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस जो है ना, वो एक जैसी नहीं है। उनकी इंपॉर्टेंस वो एक जैसी नहीं होती, इसमें डिफरेंस होता है। और ये जो टू डू लिस्ट बनाई जाती है, इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि अच्छा मैंने ये 8-10 काम करने हैं, ठीक है, जो आज मैंने करने हैं। अगर बना ली तो बहुत अच्छी बात, समटाइम नहीं बना पाते लोग, लेकिन अच्छी बात है, बनाना चाहिए। 8-10 काम मैंने करने हैं और उसको मैंने लिस्ट डाउन कर लिया। अब जब आप लिस्ट डाउन करते हैं ना, 1 मिनट रुकिए। हाँ, ये ये जो है ना, ये बीच में 2 स्लाइड्स के बाद ये लिखा हुआ है, लेकिन इसका ताल्लुक उससे है। हम जब टू डू लिस्ट बनाते हैं ना, तो उसमें हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए। ये बहुत अहम बात है, बहुत अहम बात। कि हम क्या करते हैं, हमने टू डू लिस्ट बनाई और उसमें हमने उसको चेंज कर दिया इस तरीके से कि टॉप मोस्ट जो काम है ना, वो होना चाहिए जिसको आपने लाजमी करना है। इसको कहते हैं प्रायोरिटाइज करना, ठीक है। कि मैं अपने लाइफ मैं अपने दिन में अगर 10 काम है, तो 10 काम में से मुझे पता है कि मेरे लिए 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे मैं अभी आपको बताऊं, अ, अभी 10 बज के तकरीबन 5 मिनट हो रहे हैं, ठीक है, 3 मिनट हो रहे हैं। तो अभी मैं खाना नहीं खा सका, बीच में गैप उतना मिला नहीं, मैंने खाना खाना है। तो ये तो एक जनरल सी बात है, लेकिन मेरे लिए अभी भी एक इम्पोर्टेंट काम है जो मेरा रह गया है, और वो फाइल का जो प्रॉब्लम था वो मैंने देखना है। इमिग्रेशन की एक फाइल का प्रॉब्लम आया है, वो मैंने देखना है, ठीक है। तो ये वो काम है। ऑल्दो मैंने अभी एक्सरसाइज भी करनी है, मैंने अभी 1-2 काम शायद छोटे मोटे और भी हो, कोई देखने हो करने हो। लेकिन मेरे लिए इस क्लास के बाद इंपॉर्टेंट काम क्या है कि मैंने वो करना है, वो फाइल देखनी। तो इसको कहते हैं प्रायोरिटाइज करना। कि कुछ काम आपके रोजाना के एतबार से ऐसे होते हैं जिनको आप किसी हाल में छोड़ नहीं सकते। ये प्रायोरिटाइज करना आप सीख जाएंगे ना, आप कभी स्ट्रेस में नहीं आएंगे, कभी स्ट्रेस में नहीं आएंगे। देखिए मेरा आज भी मेरे कुछ काम रह गए। सब जो जो बड़े उस पे काम कर रहे होते हैं समटाइम विजन पे या काम, मैं इसको इस तरह तशबीह देता हूँ कि अगर आप बहुत सारा काम कर रहे हैं, आप कंफर्ट जोन में नहीं है, आप 5 बजे के बाद फारिग होकर नहीं बैठते, बल्कि आप में कुछ ना कुछ काम चल रहे हैं, और उसमें आपने फैमिली को टाइम भी देना है, बच्चों के साथ टाइम भी स्पेंड करना है, वाइफ को टाइम भी देना है, उन गपशप भी करनी है, खाना भी साथ खाना है, ठीक है, ये सारे काम भी करने हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसी लाइफ में प्रायोरिटाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और अगर एक शख्स ऐसा है कि वो 5 बजे के बाद वो रिलैक्स से चले है, उसको कोई खास काम नहीं है, कमा के आ गया बस, दैट्स इट, और आधा 1 घंटा टीवी पे बैठ गया और मोबाइल भी वो कर लिया, उसके लिए प्रायोरिटाइजेशन कोई मैटर नहीं करती। तो इस
तो हमारी जिंदगी इतनी प्रोडक्टिव होनी चाहिए कि हमें प्रायोरिटाइज करने की जरूरत पड़े अपने काम, समझ रहे? और फिर ये जो आपकी टू डू लिस्ट है, ये फिर निखर जाती, ये फिर बेहतर हो जाती। ये आपको बताती है कि अच्छा मैंने ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, फिर उसके बाद जो दूसरी कैटेगरीज आ रही है ना, फिर उस पर मैंने काम करना। अभी बात क्लियर हुई? टू डू लिस्ट का प्लानिंग और प्रायोरिटाइजेशन, यानी प्रायोरिटाइज करना, इससे इन तीनों का कनेक्शन समझ में आया? जी। काफी साथी चले गए हैं आदि के, मेरे ख्याल से या तो इसको फिर नेक्स्ट उस पे ले जाए, क्लास आज काफी लेट हो गई है। 9 पार्टिसिपेंट से 3 चले गए। चलिए इस पे भी मशवरा दे दें। असल में ना आगे बहुत अहम चीज थी जो मैंने अभी सिखानी थी, वो इट्स अबाउट इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट का जो हमारा एक वो बनता है ना ग्राफ, उसके मुतालिक है। मशवरा देने क्या करना चाहिए? नहीं, अब मसला ये है कि मैं कंटिन्यू तो कर लूँ, लेकिन यहाँ पे पार्टिसिपेंट कम हो गए, और इट वुड टेक अराउंड, देखिए अभी तो हमें डिसकंटिन्यू करनी पड़ेगी क्लास ना, गैप लेना पड़ेगा 10 मिनट का। फिर उसके बाद अगर हम फॉर एग्जाम्पल 10-20 में स्टार्ट लेते ना, तो ये शायद लाइक 11:45 बज जाएंगे। अच्छा, वो जो टॉपिक है ना, वो इस तरह नहीं हम कर सकते कि हम जो है वो नहीं, मैं खुद ये चाह नहीं रहा रिकॉर्डिंग का वो तरतीब बने। मेरा मशवरा ये है कि हम इसको जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें जो है ना वो होना जरूरी है। एक तो आपका तवज्जो होना जरूरी है। आज बस थोड़ा सा इंटरनेट ने तंग कर दिया, वरना मेरा तो टारगेट था कि मैं इसको 10:15 तक समेट दूंगा। लेकिन ये टाइम मैनेजमेंट खैर है, एक तवील मौजू है। लास्ट टाइम ये 3.5-4 घंटे मैंने पढ़ाया था, तफसीली पढ़ाया था, तो 2 सेशन में ही पढ़ाया था। तो इसको नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, उसको हम उसमें रखते हैं। अभी ये मुझे बस बता दें, टू डू लिस्ट और प्रायोरिटाइज करना और प्लानिंग करना, इसका आपस में कनेक्शन समझ में आ गया आपको? ये अच्छा था ग्रुप में वोटिंग नहीं, मेरे ख्याल से ना लेट हो गया है। हमारे उस्ताद मोहतरम ये कहते हैं कि एक इंसान की कैपेसिटी होती है। आप यकीन करेंगे, पिछले कोर्स में मैं 3 घंटे की क्लास लेता था, 3 घंटे की। जस्ट इमेजिन, जो 6 बजे स्टार्ट होती थी, 9 बजे खत्म करता था, वो 10 बज जाते थे। तो हमारे उस्ताद मोहतरम ने हमें समझाया कि भाई तुम सही नहीं कर रहे हो, 3 घंटे कोई बंदा इतना लेक्चर लंबे। मैं उनसे कहता भी था मैं बड़ा इंटरेक्टिव पढ़ाता हूँ और लोगों से मजा आता है, उन्होंने फिर भी कहा कि नहीं, इसको 2 घंटे रखो। तो मेरे ख्याल से ना ये वो मजा नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर है? किसी का कोई सवाल है? 3 मिनट है तो पूछ लीजिए। फिर हम इसको बस आज इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट में फिर हम करेंगे। कोई सवाल है पूछ लीजिए प्लीज। जी। हेलो, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? हाँ, ये जुमला बिल्कुल सही है। ये मैं अक्सर, मैं लाइव सेशन जब मैं यूनिवर्सिटी वगैरह पे जाके करता हूँ, कुछ सवाल नहीं आता ना, मुझे सवाल लेना बहुत पसंद है। तो मैं यही कहता हूँ कि भाई दो बातों में से एक बात हुई, अगर सवाल नहीं आया तो या तो कुछ भी समझ में नहीं आया, सब ऊपर से गुजर गया, सब माइंड में आ गया। और सब माइंड में आ जाना नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता, सवालात आने होने चाहिए। देखिए फैमिली टाइम है क्या, पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए। बहुत सेंसिटिव मौजू है ये इस वक्त का। यानी अगर आप मुझसे कहें ना कि अगर कोई मुझसे पूछे कि वो कौन सा मौजू है जिस पे आपको पढ़ के और आपको माहौल देख के दुख होता है, तो वो ये मौजू है कि हमने अपने फैमिली को टाइम देना छोड़ दिया। आप यकीन करें, लाइक मैं आपकी बात पे वो नहीं कह रहा, मैं जनरली कह रहा हूँ कि फैमिली का टाइम एक बहुत अहम फैक्टर था, आज भी है। और हमारी फैमिली जो है ना बिखर गई है। बीच में मैंने तरबियत औलाद पढ़ाया ना, तो मैंने कुछ काउंसलिंग के सेंस में कुछ खवातीन से कहा कि अपने हस्बैंड्स को भी आप कहें कि इस चीज़ को अहमियत दें। तो उन्होंने अपने वो सुनाने शुरू कर दिए दुख, दुख भरी कहानियाँ। उससे मुझे एहसास हुआ कि हमने अपने फैमिली में जो एक मोहब्बत और एक खुलूस का एक वो जो था ना, एक ताल्लुक होता था, वो खत्म हो गया है। उसकी बुनियादी वजह ये कि हम फैमिली को टाइम नहीं देते।
अहलिया शौहर को टाइम दें, शौहर अहलिया को टाइम दें, दोनों अपने बच्चों को टाइम दें। बहुत अहम बात है, बहुत अहम बात। कोशिश हमें ये करना चाहिए, चाहे हम आधा घंटा दें, 1 घंटा दें, रात में दें, शाम में दें, दें जरूर। और वो टाइम ऐसा गुजरे कि आप परेशानी नहीं एक्सप्लेन करें उन, यानी यानी शौहर पता चला वो ऑफिस के मसले मसाइल लेके आया, ऐसा ना हो, बल्कि बल्कि खुशी खुशी वक्त गुजारें। वो टाइम उसको कहते हैं क्वालिटी टाइम स्पेंड करना अपनी फैमिली के साथ, कि हंसी मजाक हो और थोड़ा वो ऐसा लाइफ हो। मैं तो इसको इस तरह कहता हूँ कि मैं अगर घर में आ रहा हूँ और मेरे आने से मेरी बीवी बच्चे मुझे देख के खुश नहीं हो रहे ना, तो फिर मेरी तरफ से कोई कमी है। मैं अच्छा हस्बैंड नहीं हूँ या अच्छा बाप नहीं हूँ। होना तो ये चाहिए मेरे बच्चे मुझे देख के खुश हो जाए, बाबा आगे चले एंजॉय करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सेल्फ जजमेंट है कि मेरे आने से घर वाले मुझसे खुश हो रहे हैं, अब ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हाँ ठीक है आ गए। बस ऐसा ना हो, इसकी कोशिश करना चाहिए। और कोई सवाल? मीटिंग किसी भी टाइम एंड हो जाएगी। इसमें जी, इसमें एक पॉइंट बस जो मेरा है वो ये है कि बेसिकली हमारी प्रायोरिटीज की जैसे आपने बात की, तो लाइफ में प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं और उसका इम्पैक्ट जो है वो फैमिलीज पे भी आया है। हम्म। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये आ गई है कि अब मटेरियलिस्टिक माइंडसेट के साथ